रेस्टोरेंट की दूसरी मंजिल पर बहुत कम निजी कमरे हैं। आमतौर पर यहाँ केवल रवि के दोस्त ही आते हैं और वो सब इन कमरों में बैठकर खुद का मनोरंजन करते हैं। लेकिन जैसे ही रवि ने उस कमरे का दरवाजा खोला तो राहुल को कुछ अजीब सा लगा और उसे महसूस हुआ कि वो गलत कमरे में आ गया है। वास्तव में ये निजी कमरा खाने की जगह की तरह नहीं है। ये एक पूर्ण संगीत मंच है। बाईं ओर सोफा और कॉफी टेबल को छोड़कर हर जगह वाद्य यंत्र हैं, गिटार, बास, ड्रम किट। यही नहीं, इस कमरे के दाईं तरफ एक डाइनिंग टेबल भी है। वो तो अगर उस टेबल पर रखी प्लेट्स में रखे खाने को वो नहीं देखता तो राहुल ने सोचा होता कि वो रवि के एक छोटे से बार में आ गए हैं। राहुल, जहां चाहो बैठ सकते हो, तुम्हारा अपना ही रूम समझो। रवि सीधा खाने की मेज पर गया और बैठ गया और राहुल को अपनी इच्छा अनुसार बैठने का इशारा किया और जानबूझकर कोने से एक बच्चे की सीट खींची और उस पर सोना को अपने पास बिठा लिया। राहुल, क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम काम के लिए क्या करते हो? मेहमानों और मेजबानों के बैठने के बाद रवि ने बातचीत शुरू करने का बीड़ा उठाया। सोना के लिए भोजन रखते समय राहुल ने जवाब दिया, मैंने अभी अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और मैं सच कहूं तो अभी तो सिर्फ और सिर्फ सोना की देखभाल में लगा हुआ हूं। एक तरह से आप कह सकते हो कि मैं बेरोजगार हूं। रवि ने पहले राहुल को आश्चर्य से ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हल्का सा व्यंग्यात्मक तरीके से मुस्कुराया। उसने मन ही मन सोचा, आज के युवा लोगों की शादी से पहले बच्चे होने की संभावना अधिक होती है। एक कॉलेज ग्रेजुएट की इतनी बड़ी बच्ची होना इस बच्ची के लिए सही नहीं है। वो राहुल से पूछता है, वैसे कौन से कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है तुमने? जी, राधोपुर यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। रवि ये सुनकर चौंक जाता है। व्हाट? राहुल उसे चौंकते हुए देख हैरान होता है। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों चौंक गए? रवि जवाब देता है, अरे भाई, क्योंकि मैं भी वहीं से पढ़ा हूं। आई हैव मेजर इन ड्रामा, फिल्म एंड टेलीविजन परफॉर्मेंस इन द परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट। अब राहुल भी चालू हो गया, क्या बात कर रहे हैं आप? दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। राहुल उसे बोलता है, फिर तो मुझे हमारे कॉलेज की प्रथा के हिसाब से आपको बॉस बोलना चाहिए, क्योंकि हम पास आउट तो हो गए हैं लेकिन रहेंगे तो जूनियर सीनियर ही ना। रवि जोर जोर से हंसने लगता है। क्या कोइंसिडेंस है यार, वैसे मुझे भी यही लगता है कि मुझे जूनियर राहुल और तुम्हें बॉस रवि ही बोलना चाहिए। अब दोनों वापस हंसने लगते हैं। वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ राहुल, तुम मुझे रवि बोलो और मैं तुम्हें राहुल ही बोलता हूँ। ये कोई जूनियर या बॉस नहीं। राहुल एक चाय का प्याला लाकर रवि के हाथों में देता है और कहता है, मैं आपको बच्चे के सामने ड्रिंक्स तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, हम दोनों चाय से चीयर्स कर सकते हैं। रवि हंसने लग जाता है। ठीक है, मैं फिर इस चाय को बॉटम्स अप कर लेता हूँ। राहुल हंसते हुए उसे चाय देता है और दोनों चाय का प्याला टकराकर बोलते हैं, चीयर्स। रवि और राहुल दोनों ही एक ही बार में पूरी चाय पी लेते हैं। पीछे अपनी कुर्सी पर बैठी सोना भी एक छोटा कप चाय का उठाती है और आवाज देती है, पापा, मैं भी एक ही बार में पी जाती हूँ। और वो भी चाय पीने लगती है। राहुल दौड़कर सोना के पास जाता है और उसे रोकता है, अरे धीरे धीरे बेटा, आराम से। राहुल सोना को रोककर रवि की तरफ पलटता है, बॉस, आपका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। रवि ने राहुल के लिए एक कस्टर्ड का कटोरा उठाया, अपना सिर हिलाया और कहा, अरे मैं तो मूल रूप से एक बार खोलना चाहता था, लेकिन कुछ दोस्तों ने कहा कि बार शोरगुल वाला होता है, इसीलिए मैंने इस रेस्टोरेंट की स्थापना की। दूसरे शब्दों में इसे डाइनिंग बार कहा जाना चाहिए। ये सही है, यहाँ का वातावरण बार की तुलना में बहुत शांत है। राहुल ने सर हिलाया, हाँ वही ना। उसके बाद रवि ने कहा, भाई, तुमने अभी जो गाना गाया था वो कौन सा गाना है, उसका नाम क्या है? हमारी मुलाकात वास्तव में मेरा ही लिखा हुआ है। राहुल ने कुछ देर सोचा और फिर एक वाक्य जोड़ा, सोना के लिए बनाया गया। आप कह सकते हैं कि गाते गाते ही मैंने इम्प्रोवाइज किया था। रवि की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। मेरा भाई वास्तव में अद्भुत है। वो इतना छोटा है फिर भी वो लिख सकता है और गा सकता है, और वो बहुत सुंदर गाता है। सच कहूं तो मैंने कई सालों से आप जैसा टैलेंटेड इंसान नहीं देखा है। तुम एक प्रतिभाशाली युवक हो। भाई, आप मजाक कर रहे थे। आप एक बिजनेसमैन हैं, तो हो सकता है कि काम में बिजी होने की वजह से इतने सालों में आपने कोई अच्छा गाना नहीं सुना हो। अरे मैंने तो बड़ी बेतरतीब ढंग से गाया था। राहुल ने बड़ी ही विनम्रता के साथ कहा, भाई, अपने काम को कम मत समझो। अरे खुद पर अभिमान करो यार, तुमने बहुत ही अच्छा गाना गाया है। रवि ने उससे कहा, अगर तुमने अपने इस गाने को पेंगुइन म्यूजिक के चैनल पर अपलोड कर दिया ना, तो मेरा अनुमान है कि 24 घंटे में उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, समझे तुम? अरे नहीं नहीं भाई, ये सब तो आप मेरा मन रखने के लिए कह रहे हैं। राहुल ने एक तरह से प्रशंसा की वजह से शर्माते हुए कहा, पेंगुइन म्यूजिक वीक्सिन ग्रुप के तहत एक ऑनलाइन म्यूजिक प्लेटफॉर्म है। ये एक इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल दुनिया के 80% लोग करते हैं। हमारी धरती पर चल रहे व्हाट्सएप की तरह ही
इसके भी करोड़ों यूजर्स हैं। सोचिए अगर व्हाट्सएप और यूट्यूब एक हो जाए। बस ये प्लेटफॉर्म यही है जिससे पेंगुइन संगीत ने लगभग एकाधिकार की स्थिति बना ली है। ये कहा जा सकता है कि जहां भी लोग हैं वहां पेंगुइन संगीत है। जब तक आपके पास व्हाट्सएप अकाउंट है, आप पेंगुइन संगीत पर गाने सुन, डाउनलोड और अपलोड कर सकते हैं। बेशक पेंगुइन संगीत पर संगीत पूरी तरह से मुफ्त नहीं है। इसके दो मोड हैं। एक मुफ्त मोड है। इस मोड में संगीत उतना अच्छा नहीं होता, ध्वनि की गुणवत्ता भी बहुत खराब है। जबकि पैसे देकर खरीदा गया मोड प्रो मोड है। हालांकि गाने सुनने या संगीत डाउनलोड करने के लिए आपको महीने के 100 रुपए भुगतान करने की आवश्यकता है। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स सुनने में ही बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन पेंगुइन म्यूजिक के लिए ये बहुत ही छोटी सी बात है। रवि वापस कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूं भाई, तुम्हारा ये गाना धूम मचा देगा, तुम्हें इसे अपलोड करना ही चाहिए। दरअसल राहुल ये पहले ही प्लान कर चुका था कि वो इसे अपलोड करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि राहुल के पास इसका सब्सक्रिप्शन खरीदने के पैसे नहीं थे। वो चाहता तो बहुत दिनों से था, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से वो अभी तक ये कर नहीं पाया था। रवि उससे वापस कहता है, बताओ भाई, इसे अपलोड करना चाहते हो? हाँ बॉस, मैं करना तो चाहता हूं, लेकिन अभी नहीं। अभी तो मेरे पास सब्सक्रिप्शन भी नहीं है, और तो और इसका कॉपीराइट भी तो करवाना पड़ेगा। क्या तुमने इसका कॉपीराइट नहीं करवा रखा है? रवि हैरान हो गया। नहीं बॉस, अभी कैसे? ये गाना मैंने अभी तो बनाया, यहीं नीचे। व्हाट? क्या तुमने ये गाना यहीं पर बनाया है? जी हाँ, बोला तो था, मैंने इम्प्रोवाइज किया है। तुम यहीं बैठो यार, सबसे पहले इस गाने का कॉपीराइट खरीदो। ये बोलकर रवि भागकर अपने कमरे से लैपटॉप लाने के लिए निकल जाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि रवि एकदम घबराया हुआ है। दरअसल इस दुनिया में कॉपीराइट जागरूकता बहुत ज्यादा है और चोरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में कानून पायरेसी करने वालों को दंडित करता है। और इस दुनिया में ये वास्तव में एक बहुत ही गंभीर क्राइम है। छोटी चोरी पर भी भारी मात्रा में जुर्माना लगाया जाता है और गंभीर चोरी पर आप अपना शेष जीवन जेल में व्यतीत करते हैं। बेशक पायरेसी लॉ इतने मजबूत होने का मतलब ये भी नहीं है कि पायरेटेड गाने, पायरेटेड स्क्रिप्ट और पायरेटेड उपन्यास हैं ही नहीं। होता है, लेकिन दंड बहुत कड़े हैं। वैसे भी दुनिया में कानून तभी बनता है जब क्राइम होता है। रवि को इस तरह भागते हुए देख सोना समझ नहीं पाई। पापा, ये अंकल इस तरह से भागकर क्यों गए? अंकल अभी आ रहे हैं बेटा, आप आराम से खाओ। रवि का इस तरह से भागकर जाना राहुल को भी अजीब तो लगा, लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं। वैसे कोई वही व्यक्ति भागता है जिसे किसी बात की चिंता हो गई हो। पापा आप भी बैठ जाइए और खाइए ना। राहुल भी बैठ जाता है और सोना के साथ खाना खाने लगता है। तभी रवि वापस आता है। उसके हाथ में एक लैपटॉप है और वो तेजी से कमरे में वापस आता है और सीधे राहुल के पास जाकर बैठ जाता है। हाँ लाओ, तुम्हारा कॉपीराइट रजिस्टर कर देता हूं। रवि की इस हड़बड़ाहट को वैसे राहुल तो ज्यादा नहीं देख पाता, लेकिन पास ही बैठी सोना एक छोटी सी बच्ची को कुछ अजीब लगता है। जैसे ही रवि लैपटॉप पर साइट खोलता है तो वो उसे डिस्टर्ब कर देती है। अंकल, आप खाना नहीं खाएंगे? रवि उसे देखकर बड़े प्यार से कहता है, नहीं बेटा, पहले आप खा लो, फिर हम खा लेंगे। वो वापस लैपटॉप पर ध्यान देने लगता है। सोना अब राहुल को बोलती है, पापा काम बाद में कर लेना ना, पहले खाना खा लो। राहुल को पहली बार सोना को इस तरह से देखकर अजीब लग रहा था। बेटा आप खा लो ना, हम खा लेंगे, अभी हम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, आप आराम से खा लो। इतनी छोटी बच्ची को बस अजीब लग रहा था। उसे इतनी समझ तो नहीं थी कि वो सीधे सीधे राहुल से बोल दे कि पापा ये मत होने दो। तो वो जितना रोक सकती थी उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा कुछ कर नहीं सके। राहुल और रवि दोनों साइट पर ध्यान देते हैं। रवि उसकी सारी डिटेल्स भरता है, गाने की डिटेल्स डालता है और कॉपीराइट के लिए अप्लाई कर देता है। अप्लाई करते ही रवि के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आती है और वो राहुल की तरफ देखकर कहता है, कांग्रेचुलेशंस, हो गया आपका काम। अरे थैंक यू बॉस, राहुल मुस्कुरा कर कहता है। वहीं सोना खाते खाते राहुल को देखती है और कुछ नहीं बोलती है। रवि उठता है और अपना लैपटॉप बंद करके राहुल को बोलता है, अब तुम आराम से खाना खाओ। देखो मैं तुम्हें ऊपर लाया ताकि तुम्हें खाना खाने में कोई तकलीफ ना हो, और मैं ही तुमसे काम करवाने लगा। राहुल मुस्कुराने लगता है, अरे नहीं नहीं बॉस, ये तो बहुत ही जरूरी था। अच्छा हुआ ये काम भी लगे हाथों हो गया, नहीं तो अटकता है तो अटक ही जाता है। ये बोलकर राहुल भी अपना खाना खाने में लग जाता है। रवि अपनी कुर्सी टेबल पर बैठकर लैपटॉप की स्क्रीन वापस खोलता है और उस पर लिखी बात को पढ़कर मुस्कुराता है। लैपटॉप की स्क्रीन पर लिखा होता है, कांग्रेचुलेशंस, योर कॉपीराइट रजिस्टर्ड। रवि की इस अजीब सी मुस्कान को राहुल तो नहीं, लेकिन सोना भांप जाती है। वो राहुल की तरफ देखती है।
राहुल को देखकर अब साफ कहा जा सकता है कि वो बहुत भूखा था और अब सुकून से खा रहा है। ये देखकर सोना उसे कुछ नहीं बोलती है और बस रवि को देखती रहती है। रवि अचानक स्क्रीन से निकलकर सोना की तरफ देखता है। सोना अपना मुंह नीचे कर लेती है और वापस खाने पर ध्यान देने लगती है। आखिर रवि कॉपीराइट की इतनी जल्दी में क्यों था और सोना को क्या अजीब लग रहा है? ऐसा क्या है जो राहुल अभी तक समझ नहीं पाया? इस रोमांचक कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट, ये जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ। लिया मैं इस बच्ची को पाल पाऊंगा भी या नहीं? मैंने इसे स्वीकार तो कर लिया है, पर इसके लिए एक अच्छी जिंदगी बना पाऊंगा या नहीं? क्यों ना मैं वापस पलटकर उसे ये गाना बेच दूं? क्यों ना मैं जाकर उससे ये डील कर लूं? 30 लाख में क्या नहीं हो सकता? 30 लाख में मैं पूरी अपनी दुनिया बना सकता हूं। इससे बच्ची को अच्छे से पाल सकता हूं, इसका ख्याल रख सकता हूं। ये सब सोचते सोचते राहुल ये भूल जाता है कि वो सड़क पर अपनी बच्ची के साथ पैदल चल रहा है। क्यों ना मैं इस बच्ची के लिए ये गाना बेच दूं? राहुल अब पूरी तरीके से अवेयरनेस खो चुका है। वो सड़क पर बस अपनी बच्ची का हाथ पकड़कर चलता जा रहा है, लेकिन उसका ध्यान उस रास्ते पर बिल्कुल नहीं है। 30 लाख में इस बच्ची को अच्छे स्कूल में एडमिशन भी मिल जाएगा। राहुल अब सोना का हाथ पकड़कर सड़क की उस तरफ आ गया है जहां से उसे वो रास्ता क्रॉस करना है। क्या मैं वापस चला जाऊं? सोना को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि राहुल बिना सोचे समझे बस उसका हाथ पकड़कर चलता जा रहा है। रोड क्रॉस करने की जब बारी आई तो भी राहुल रुक नहीं रहा है। सोना उसे आवाज दे रही है, लेकिन राहुल कुछ सुन भी नहीं रहा है। अचानक से राहुल और सोना रास्ते पर आ जाते हैं। अभी कोई गाड़ी नहीं आ रही है, पर जैसे ही वो दोनों आगे बढ़ते हैं, सोना को एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। सोना जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पापा पापा। राहुल अभी भी नहीं सुनता है। तभी गाड़ी जोर जोर से हॉर्न बजाने लगती है। राहुल अभी भी अपने आप में ही गुम है। वो गाड़ी पास आती जा रही है और हॉर्न जोर जोर से बजा रही है। राहुल नहीं रुकता है। अचानक से सोना राहुल के हाथ पर काटती है। राहुल को दर्द होता है तो राहुल होश में आता है। होश में आते ही वो देखता है कि वो बीच सड़क में है। उसने सोना का हाथ पकड़ रखा है और एक गाड़ी जोर जोर से हॉर्न बजाते हुए उनके पास आ रही है। वो अचानक से सोना को गोद में उठाता है और भागकर वापस से फुटपाथ पर पहुंच जाता है। वो गाड़ी हॉर्न बजाती हुई सामने से निकल जाती है। अंदर बैठा आदमी उसे जोर से चिल्लाता है, अबे पागल है क्या? राहुल एकदम घबरा जाता है और वो सोना को देखता है। सोना की भी आंखें बंद है। वो सोना को आवाज देता है, सोना। सोना धीरे से अपनी आंखें खोलती है। राहुल उसे गले लगा लेता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहां खड़े लोग आसपास आकर खड़े हो जाते हैं और उन दोनों को देखने लग जाते हैं। रात के लगभग 12 बज चुके हैं। सारे रूममेट्स तो सो गए हैं, लेकिन अभय अभी भी जगा हुआ है और कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ है। अभय अपनी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बने अपने कमरे की टेबल पर रखे कंप्यूटर पर कुछ जरूरी काम में लगा हुआ है। अभय का ये कमरा उस रेस्टोरेंट से लगभग 10 किलोमीटर दूर होगा। उसके कमरे में 4 और लोग सो रहे हैं। वो कीबोर्ड पर बड़ी ही तेजी से कुछ टाइप कर रहा है। तभी एक लड़के की नींद खुलती है और वो उसे चिल्लाता है, बंद कर यार अभय, अब ये कंप्यूटर बंद कर दे और सो जा। अभय पलट कर उसे जवाब देता है, हाँ हाँ बस सो रहा हूँ, तू चुपचाप सो जा। अबे कैसे सोए हम? ये तेरे कीबोर्ड की आवाज सोने ही नहीं दे रही। हाँ हाँ बस तुझे ही तकलीफ हो रही है, बाकी सब तो सो रहे हैं। ये बोलकर अभय वापस काम में लग जाता है। वो लड़का मुंह तक चादर ओढ़कर वापस सो जाता है। दरअसल अभय वही कपल वाला लड़का है जो उस रेस्टोरेंट में तब मौजूद था जब राहुल और सोना साथ में परफॉर्म कर रहे थे। ये वही लड़का है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तालियां बजाई थी और जिसकी गर्लफ्रेंड ने सोना के साथ जाकर सेल्फी भी ली थी। अभय इतनी रात को कुछ और नहीं बल्कि राहुल के गाने की वीडियो ही अपलोड कर रहा था। लो फाइनली हो गया। वीडियो अपलोड होते ही अभय ने खुद से कहा। अभय ने राहुल की इस वीडियो को अच्छे से एडिट करके एक अलग ही प्लेटफॉर्म जिसका नाम टीवीलॉजी था उस पर अपलोड कर दिया। टीवीलॉजी बिल्कुल हमारी धरती पर चल रहे यूट्यूब की तरह, एक तरह से हम इसे टेरा ग्रह का यूट्यूब कह सकते हैं। आज की तारीख में लोग जितना कंटेंट टीवीलॉजी पर देख रहे हैं उतना और कहीं नहीं देख रहे। वैसे ही एक संयोग ही था। दोपहर अभय ने अपनी प्रेमिका को उस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए कहा था। जब सोना ने पियानो बजाना समाप्त किया तो रेस्टोरेंट में केवल वो और उसकी प्रेमिका ही तालियां बजा रहे थे। जब राहुल ने गिटार उठाया तो राहुल के गीत ने अभय को चकित कर दिया और उसे इतना ज्यादा हिट किया कि उसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। रेस्टोरेंट से वापस आकर अभय कॉलेज गया और अपनी दोपहर की क्लास में बैठ गया, लेकिन उसका ध्यान अभी भी राहुल के उस गाने में ही लगा हुआ था।
हॉस्टल वापस आते ही उसने दोपहर में उस रेस्टोरेंट में फिल्माए हुए राहुल के वीडियो को एडिट करना शुरू किया। अंत में अपलोड पूरी हो गई और अब अभय व्यूज का इंतजार करने लगा। क्या राहुल के इस वीडियो से कुछ अच्छा होगा या बुरा? राहुल सोना के लिए कुछ कर पाएगा या नहीं? अभय ने जो वीडियो अपलोड किया है, कहीं वो इससे किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ जाएगा? इस रोमांचक कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट, ये जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ। हो गई। एक गांव में एक बतख रहती थी। नदी किनारे उसका घर था और उसने 5 अंडे दिए थे, जिन्हें वो दिन रात बड़े धैर्य से पालती थी। उसे अंडों में से बच्चे निकलने का इंतजार था। राहुल जो कहानी बता रहा था वो पृथ्वी पर नर्सरी के बच्चों की किताब में लिखी गई परी कथा है और लगभग सभी इसे जानते हैं, द अगली डकलिंग। इस दुनिया में जो कुछ बदला है वो न केवल भारत का इतिहास है, बल्कि पूरी दुनिया की कहानी किस्से भी बदल गए हैं। आखिर वो दिन भी आया जब अंडों में से बच्चे निकले। नन्हे मुन्ने बच्चों को देखकर बतख बहुत खुश हुई, लेकिन एक अंडा अब तक नहीं फूटा था। वो अंडा आकार में बाकी अंडों से काफी बड़ा था और उसका रंग भी अलग था। बतख के नन्हे नन्हे बच्चे नदी में खेलना चाहते थे, वो तैरना सीखना चाहते थे। वो अपनी माँ से बोले, माँ हमें नदी में ले चलो। लेकिन बतख अपने सारे बच्चों को एक साथ नदी में ले जाना चाहती थी और एक अंडा अब तक नहीं फूटा था। इसीलिए उसने अपने बाकी बच्चों को इंतजार करने के लिए कहा। सभी नन्हे बतख बहुत उदास हुए, लेकिन उन्होंने अपनी माँ की बात मान ली। कुछ दिन बीते और सबका इंतजार खत्म हुआ। वो आखिरी अंडा भी फूटा और उसमें से जो निकला उसे देख माँ बतख और सारे नन्हे बतख हैरान हो गए। वो दिखने में बाकी बतखों से कुछ अलग था। उसके सिर का आकार काफी बड़ा था, चोंच अधिक लंबी थी और पंख मटमैले से थे। दरअसल इन दिनों यहाँ टेरा ग्रह की दुनिया में सभी प्रकार के काम, फिल्में, टीवी श्रृंखला, एनिमेशन, यहाँ तक कि परियों की कहानियां और दंत कथाएं जो पृथ्वी की दुनिया में प्रसिद्ध थीं, उनके नामों निशान तक नहीं मिलते हैं। इसीलिए जैसे ही राहुल ने द अगली डकलिंग की कहानी सुनाई, इसने सोना को एकदम से आकर्षित कर लिया। उसे देख सभी नन्हे बतख एक साथ बोले, ये कितना बदसूरत है माँ। माँ बतख इस बात पर बहुत दुखी हुई। उससे तो अपने सारे बच्चे प्यारे थे, वो सबसे एक समान प्यार करती थी। इसीलिए वो उन्हें समझाते हुए बोली, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, कि तुम्हारा भाई है, अब तुम सबको साथ मिलकर रहना है। फिर वो सबको नदी में ले गई और उन्हें तैरना सिखाने लगी। सभी नन्हे बतख बहुत खुश थे और आपस में खेल रहे थे। बदसूरत बतख भी उनके साथ खेलना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसे अपने साथ शामिल नहीं किया, बल्कि वो उस पर हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। बदसूरत बतख एकदम अकेला और उदास था। हर दिन सभी नन्हे बतख मिलकर उसका मजाक उड़ाते और उस पर हंसते थे। बदसूरत बतख को लगने लगा कि यहाँ उसे कोई प्यार नहीं करता। इसीलिए एक रात वो घर छोड़कर भाग गया। कई दिन गुजर गए। आखिर एक दिन वो तालाब पर पहुंचा, जिसमें बतखों का एक परिवार तैर रहा था। वो सभी बहुत खुश थे और आपस में बातें कर रहे थे, खेल रहे थे और मजे कर रहे थे। बदसूरत बतख भी उनके साथ खेलना चाहता था। वो उनके पास गया और उसे देखते ही वो बतख बोले, कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बदसूरत बतख कुछ कहता कि इसके पहले ही वो फिर से बोले, ओह तुम कितने बदसूरत हो, हमारे पास मत आना, चले जाओ यहाँ से। वो वहां से भी चला गया। वो फिर से अकेला रह गया। वो चलता जा रहा था, समय गुजरता जा रहा था। वो बड़ा हो रहा था और उसके पंख निकलने लगे थे। अब वो कुछ दूरी तक उड़ने भी लगा था। वो एक तालाब के किनारे पहुंचा। उसने उस तालाब में सबसे सुंदर पक्षी हंस के परिवार को तैरते हुए देखा। वो उन्हें देख तो रहा था, लेकिन उसमें उतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनके पास जा सके और कह सके कि मुझे अपने साथ रहने दो, क्योंकि उसे तो उसके अपने परिवार ने दुत्कार दिया था। तभी एक हंस तैरता हुआ उसके पास आया और बोला, अरे तुम्हारे पंख तो हमारे पंखों से भी ज्यादा सफेद है, देखो सूर्य की रोशनी में ही कैसे चमक रहे हैं, तुम कितने सुंदर हो। ये सुनकर बदसूरत बतख हैरान हो गया। उसने तालाब के साफ पानी में अपनी परछाई देखी और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अब वो एक बदसूरत बतख नहीं था, वो तो एक बतख ही नहीं था, बल्कि वो एक हंस था। सफेद पंखों वाला, लंबी गर्दन और चोंच वाला हंस। वो पानी में गया और हंस के परिवारों से मिला। उससे मिलकर सभी बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे अपने परिवार में शामिल कर लिया। वो सब उससे बहुत प्यार करते, उनके साथ खेलते, तैरते और उसे अपना समझते थे। वो बहुत खुश था। अब सच में उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। वो अपने नए परिवार के साथ
खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगा। ये कहानी सुनाकर राहुल चुप हुआ। कहानी सुनकर सोना ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को झपकाया और उत्सुकता से पूछा, पापा छोटी बतखें कैसी दिखती हैं? राहुल हंसने लगा। फिर उसने सोना के छोटे से सिर को छुआ और कहा, छोटी बतख वो पीले रंग के कपड़े पहने हुए होती हैं। वो एकदम भुलक्कड़ होती हैं, एकदम सपाट चमकीले पीले मुंह वाली, और उनके पीपल के पत्तों की तरह पैर भी हैं। वो डगमगाते हुए चलती हैं, बाएं और दाएं झूलते हुए। पापा मैं बतख के बच्चे पसंद नहीं करती। कहानी सुनते सुनते सोना ने अपनी नाराजगी जाहिर की। राहुल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अरे ऐसा क्यों मेरी बच्ची? उसने आगे कहा, वो सफेद हंस का बच्चा बहुत सीधा और क्यूट है, लेकिन वो बतख के बच्चों ने उसे कितनी तकलीफ दी, इसलिए मैं उन्हें पसंद नहीं करती। मैं अब हंसों को पसंद करती हूँ। इतना कहकर राहुल मुस्कुराने लगता है। राहुल ने सोना के गालों को सहलाते हुए पूछा, अच्छा ये बताओ, मेरा सोना एक क्यूट और सीधा हंस का बच्चा बनना चाहेगा या वो छोटे बतख का जो उसे सता रहे हैं? मैं तो वो क्यूट हंस का बच्चा ही बनना चाहती हूँ, सोना ने अपना हाथ उठाकर कहा। अच्छा वो क्यों? राहुल ने उससे पूछा। बदसूरत बतख का बच्चा क्यूट और इनोसेंट होता है, और जब वो बड़ा होता है तो वो एक सुंदर सफेद हंस बन जाएगा, और आगे चलकर मैं भी एक सुंदर सफेद हंस बन जाऊंगी। ये बोलते बोलते वो छोटी सी बच्ची शर्माने लगी और उसका छोटा सा चेहरा सेब की तरह लाल हो गया। राहुल ने सोना के लिए रजाई के कोने को दबा दिया और मुस्कुराते हुए कहा, हमारा सोना अब एक सुंदर छोटा सफेद हंस है, और जब वो बड़ी हो जाएगी तो एक बदसूरत बतख के बच्चे से भी ज्यादा सुंदर होगी। सच में? अपनी इतनी तारीफ सुनकर उस बच्ची का चेहरा सुर्ख लाल हो गया था, और उसने अपनी शर्म दिखाते हुए अपने दो नाजुक हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। बेशक, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। पापा आपको क्या लगता है हंस कैसा दिखता है? राहुल उसे सुलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सोने जाने से पहले उसने फिर से सवाल करना शुरू कर दिया और पूछा, इसके अलावा वो छोटी मुर्गियां, बड़े शिकारी कुत्ते, ये सब कैसे दिखते हैं? राहुल पहले तो जवाब देने की सोचने लगा, पर फिर उसे समझ में आया कि ये अभी सोना नहीं चाहती है, इसीलिए ये सब पूछ रही है। तभी राहुल उससे बोलता है, सोना अब जल्दी से आंखें बंद करके सो जाओ। पापा प्रॉमिस करते हैं कल सुबह जब आप उठोगे ना तो आप उन छोटे जानवरों को देख पाओगे। सोना एकदम उत्साह से भर जाती है। क्या सच में? पापा आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? सोना की बड़ी बड़ी आंखें टिमटिमा उठी। बिल्कुल नहीं, आप सुबह जब उठोगे तो एक मैजिक होगा और आप उन सारे जानवरों को यहाँ अपने कमरे में देख पाओगे। सोना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पर अब आप आंखें बंद करके सो जाओ, तभी होगा वो मैजिक, नहीं तो नहीं होगा। प्रॉमिस ना पापा? अरे बिल्कुल बेटा। अच्छा देखो, आपके पापा कसम खाते हैं। नहीं नहीं, आप कसम मत खाइए। आपने कसम खाई और पूरी नहीं कर पाए तो आप मोटी बिल्ली बन जाओगे। मम्मी कहती हैं कि जो झूठी कसम खाता है वो मोटी बिल्ली बन जाता है। राहुल हंसने लगता है। हाँ हाँ, सही कहती हैं आपकी मम्मी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कल आप देख पाओगे सच्ची। पर अब सो जाओ, नहीं तो लेट हो जाएगा और फिर सुबह वो सब यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। धीरे धीरे सोना की आंख लग जाती है और वो सो जाते हैं। राहुल उसे सोता हुआ छोड़कर उठता है और बाहर निकल जाता है और दरवाजे को हल्का सा ढलका देता है और अपने कमरे में चला जाता है। राहुल का कमरा सोना के कमरे से थोड़ा बड़ा है। एक डबल बेड और एक अलमारी के अलावा बाकी के कमरे में कंप्यूटर डेस्क पर एक लैपटॉप और प्रिंटर है। राहुल ने कंप्यूटर चालू किया और थोड़ी देर के लिए वेब पेज ब्राउज किया। फिर पेंट इट नाम का सॉफ्टवेयर खोला। उसने माउस को ध्यान से खींचा और ड्रॉ करना शुरू किया। दरअसल अपने पिछले जन्म में भी जब राहुल अपने काम में बहुत बिजी रहता था तो वो ब्रेक लेने के लिए चित्र बनाना और फ्लैश एनिमेशन बनाना पसंद करता था। और अब भी राहुल उन बतख के छोटे बच्चों और बाकी जानवरों को बनाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करने जा रहा है। राहुल ने उन सभी जानवरों की पिक्चर बनाने के लिए सबसे पहले तो कुछ पुराने एनिमेशन ढूंढे, उसके बाद उन्हें चित्र में बदला और फिर उन्हें उस सॉफ्टवेयर में ले जाकर पेंट करना शुरू कर दिया। वैसे तो ये चित्र उतने अच्छे नहीं थे, पर फिर भी कल सुबह सोना को दिखाने के लिए काफी थे। इन चित्रों को बनाने के बाद राहुल ने सीधे उन्हें प्रिंट कर दिया। फिर उसकी नजर कंप्यूटर पर दिख रहे टाइम पर पड़ी। 2:30 बज रहे थे। अरे मुझे तो पता ही नहीं चला कितनी रात हो चुकी है। राहुल कंप्यूटर के सामने से उठकर वॉशरूम में गया और बाहर आते ही सीधे बिस्तर पर सो गया। लेकिन राहुल को क्या पता था कि जब वो चैन की नींद सोने की कोशिश कर रहा होगा तो उसका गाना इंटरनेट पर धूम मचा रहा होगा। तो आगे क्या होगा? राहुल को जब अपने गाने के इंटरनेट पर लीक होने की खबर मिलेगी
तो वो क्या करेगा और अभय का क्या होगा। इस रोमांचक कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट, ये जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ।